हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब लोग बढ़िया हैं? सभी लोग ज्वाइन करेंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन सेशन। जो कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है कि सबसे पहले हम टेस्टिंग को करेंगे, रीजनिंग पर टेस्टिंग करेंगे जितने भी टेस्टिंग हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, 100 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है, ये करेंगे। और उसके बाद आईएस कोड भी साथ में पढ़ना ही है हमको। आईएस कोड 456 पढ़ें या स्टील का पढ़ें या आप सीमेंट का पढ़ें, कंक्रीट का पढ़ें। तो अभी तो हमारा जो पहला स्टेप है वही हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग में आपको ध्यान होगा हम पढ़ रहे थे सीमेंट पर टेस्टिंग। इस पर सीमेंट पर टेस्टिंग सभी लोगों को ज्वाइन करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन चल रही है आपकी, लोक सेवा आयोग JEE&E। आप सब लोग जानते हैं कि इसमें अभी तक आपकी जो है जितनी भी क्लास हुई है, सब की सब क्लास सीमेंट पर भी है। जितनी हमने बात की है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि सबसे पहले जो शुरुआत करो आप टेस्टिंग को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि पैनल का क्वेश्चन जो होने वाला आपसे टेस्टिंग पर होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग भी टेस्ट है। पहले क्यों ना ही शुरुआत किया जाए कि जो सिविल इंजीनियरिंग में जो निर्माण सामग्री है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसे कि सबसे प्रमुखतम सीमेंट, उसके बाद ब्रिक, उसके बाद आपका एग्रीगेट, इन सभी को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद बिटमिन, टार, कोलतार, ये सब बातों को बहुत अच्छे से पहले समझ लो। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग पर जाएंगे, गियरिंग टेस्ट, है ना। चलिए खैर शुरू कर देते हैं। अगर आपको ध्यान हो, पिछली क्लास की बातें अगर ध्यान हो, अपने शुरुआत किया था टॉपिक को अपना टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, बिल्कुल आपको ध्यान है सर। टॉपिक हमारा शुरू हुआ था कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, जिसके अंतर्गत हमने बात की फील्ड टेस्टिंग, के अंतर्गत हमने बात की थी फील्ड टेस्टिंग। वेरी गुड। और जिसमें हमने और देखा आपका लैब टेस्ट। हमने बहुत अच्छे से आपका फील्ड टेस्टिंग का कंप्लीट जो है आपको एक एक एक्स्ट्रा फील्ड टेस्टिंग की बताई कि अगर आपका फील्ड में आप एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर है, आपके पास कोई सीमेंट का पूरा आप क्या कर रहे हैं, एक बैच को पूरा तैयार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बनाना करना है। आपके पास एक ट्रक जो है, 2 ट्रक सीमेंट आता है, और आपको डील करना है कि सीमेंट अच्छा है या खराब है। आपके पास अभी लैब नहीं है, तो सबसे पहला प्रमुख आपका जो बनता है वो बनता है, काम जो बनता है वो बनता है कि जो उसको फील्ड में जरा टेस्ट कर लें, फील्ड टेस्टिंग कर लें, इन सिटू टेस्ट कर लें। तो आपके पास बहुत सारे तरीके थे फील्ड टेस्टिंग करने के। यहाँ पर आपके 5 के 5 पॉइंट आपके दिमाग में बस गए होंगे। यही तो है फील्ड टेस्टिंग। तो मैंने बहुत बढ़िया से डेप्थ पर ले जाके एक एक चीज को खोल खाल के आपको दिखाया था, यहाँ कैसे जो है फील्ड टेस्टिंग करते हैं, और बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया। तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा, तो बहुत जरूरी था, फील्ड पिछली क्लास आपको देखना बहुत जरूरी था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये भी आपका एक फील्ड टेस्टिंग का ही प्रूफ था कि लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए सीमेंट में। अगर लम्स होता है, जैसे जैसे आपको वो ढेले, वो लम्स दिखते हैं सीमेंट में, इसका मतलब उसका डेट ऑफ एक्सपायरी नजदीक है। और डेट ऑफ एक्सपायरी नजदीक होने का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर जो है लग चुका है, सीमेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ चुका है। और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रेट इंटरनली चल रहा होगा, इसी वजह से तो वो गर्म हो रहा था। तब उसमें आप सीमेंट के बैग में हाथ को इंसर्ट कर रहे थे तो गर्म फील इसीलिए तो हो रहा था। फील नहीं होना चाहिए। 3 महीने का समय था ना। ये सब बातें हम कर चुके हैं, इस पर मैं ज्यादा समय ना लगाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपके पास लैब टेस्ट, जिसमें कि आपने फाइनेंस टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझा, लेकिन अभी भी हम फाइनेंस टेस्ट पर कंप्लीट नहीं खत्म कर चुके हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट एंड स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन टेस्ट। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एंड देन हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, यस स्टूडेंट्स, यहां पर आपने जो शुरुआत किया था वो फाइनेंस टेस्ट से की थी। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा भाई, एक बात को ध्यान रखिएगा, साथ के साथ जो टेस्ट हैं इसमें से सबसे प्रमुख जो है वो है आपका, जैसे कि फाइनेंस टेस्ट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपके जितने भी जो टेस्ट हैं नीचे, वो जो है उनके अपैरेटस को भी ध्यान रखोगे तब भी चल जाएगा। अपैरेटस को भी ध्यान रखोगे तब भी चल जाएगा। हाँ, फाइनेंस टेस्ट के तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको छोड़ के जाते हैं, बस यहाँ पर सीव मेथड पढ़ लेते हैं और खत्म कर लेते हैं। लेकिन नहीं, सीव मेथड के बाद एक आता है ब्लिंस एंड पेयर परमिलिटी टेस्ट, को भी समझेंगे हम। उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट है उसको भी समझेंगे।
उसके बाद आता है वैगनर टर्बिडिटी मेथड। क्यों बोला जाता है उसको वैगनर टर्बिडिटी, तो भी समझेंगे, उस बारे में भी समझेंगे। तो फाइनेंस का आज हमारा टारगेट रहेगा कि फाइनेंस तो आपका बहुत अच्छे से सीखने वाले आज की क्लास में हम हैं। आज क्लास में फाइनेंस टेस्ट तो बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट की भी मैं आपको कंप्लीटली जो है प्रोसेसिंग समझा दूंगा। और उसके बाद जो है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। साउंडनेस टेस्ट में दो टेस्ट आते हैं एक्चुअली में, एक आता है लिचैटलियर अपैरेटस और एक आता है ऑटोक्लेव। दोनों की प्रोसेसिंग कुछ मिला के सेम है, लेकिन इसमें ऑटोक्लेव में ज्यादा काम होता है, ज्यादा स्टेप ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन फंक्शन वही है, आप साउंडनेस को ही चेक करते हैं। स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन है ना, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन एक्चुअली में इस टेस्ट में, साउंडनेस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसको हम दो तरीके से करते हैं, दो अपैरेटस से करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग जानते हैं कि लिचैटलियर अपैरेटस भी है और ऑटोक्लेव भी है। अब लिचैटलियर कब करते हैं और ऑटोक्लेव कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात को समझो। दूसरी बात यह है कि ठीक है दोनों को परफॉर्म करना मान लेते हैं, आते हैं, नहीं बात चल जाएगा वहां पर, लेकिन कौन सा अपैरेटस कहां पर करते हैं, क्यों करते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स। कौन सी टर्म्स, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। भाई आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हम इन टेस्ट को कर क्यों रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि फाइनेंस टेस्ट है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया, लैब टेस्ट जब समझा रहा था शुरू में आपने देखा होगा, फाइनेंस टेस्ट का मैंने सीब मेथड आपको समझाने की कोशिश करी है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सीमेंट हम क्यों चाहते हैं कि सीमेंट फाइन हो, बताओ क्यों चाहते हैं, जरा कमेंट बताओ, क्यों चाहते हैं हम कि सीमेंट फाइन हो। तो आपका जवाब आता है कि सर हम इसलिए चाहते हैं कि सीमेंट फाइन हो, क्योंकि फाइन होने से जितना पतला सीमेंट होगा, जितना फाइन सीमेंट होगा, उतना ज्यादा उसकी रैपिडिटी बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, उतने जल्दी अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, अर्ली सेटिंग हो जाएगा। मतलब कि ये आपका जो आप बनाते हैं ना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, वो चीजें बढ़ जाएंगी, वो चीजें इसमें काम करेंगी, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग करेंगे, जितना ज्यादा फाइननेस होगा, उतना अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, ये बात आपको पता थी। इसलिए हमें ग्राइंड करके जो है फाइननेस जितना होगा उतना कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं कई जगह पर वो काम का आएगा। जैसे कि हमने कहा था कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाता है, मान लेते हैं कोई रोड आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, टूट चुका है, उसको रैपिडली जो है तैयार करना है, तो वहां पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी रिपेयर हम कर पाए। यस और नॉट। ये सब बातें थी आपके साउंड। अनसाउंड क्या होता है उस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली मैं समझाऊंगा भाई, बिल्कुल घबराए नहीं। अनसाउंडनेस, सीमेंट का अनसाउंडनेस अगर आप समझ गए, क्योंकि आपसे पैनल द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये, हाउ कैन यू डिफाइन द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा अनसाउंडनेस का मतलब क्या है। टेस्ट तो बात की बात है, टेस्ट पर तो वो बाद में पहुंचेगा, पहले बताएगा कि ये सीमेंट में एक टर्म्स हम लोग पढ़ते थे अनसाउंडनेस, ये क्या होता है, सुना सबने होगा अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। ये टेस्ट भी सबने सुने होंगे कि साउंडनेस को लिचैटलियर ऑटोक्लेव सबने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या है, बिल्कुल कंप्लीटली रिएक्शन के माध्यम से समझाऊंगा, घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। स्ट्रेंथ से ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है, जैसे कि क्यूब के बारे में पूछ लेता है, जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उस दौरान क्यूब के बारे में पूछ लेता है कि वो जो क्यूब है उसका साइज क्या रखते हैं। और जब आप उस क्यूब को प्रिपेयर करते हैं, वहां पर सीमेंट और सैंड का जब आप बनाते हैं रेशियो, तो वो रेशियो क्या रखते हैं। 200 ग्राम सीमेंट लेंगे तो 600 ग्राम आप लेंगे सैंड, 1:3 हो जाएगा। वो सब बातें आपको बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको बता दूंगा कि कौन सा अपैरेटस होता है। वहां पर लिचैटलियर फ्लास्क को यूज किया जाता है, वहां पर हम डायरेक्टली जो है क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर याद भी रख लोगे आपकी सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होता है, शायद आपको याद भी होगा, नहीं भी है तो मेरे साथ याद करेंगे 3.15, तो बस उतने से भी काम हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन तो भैया आप जानते ही हैं, जैसे ही सीमेंट में आप पानी ऐड करोगे, जैसे ही पानी ऐड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर एक एनर्जी इवॉल्व होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और वही एनर्जी दिखाती है कि हीट ऑफ हाइड्रेट हो रहा है। समझ गए बात को, बस यही तो है कहानी। चलिए जी, फाइनेंस टेस्ट के बारे में हमने सारी आपके खूबियां बताई हैं, हमने सारी की सारी खूबियां बताई हैं कि जैसे ही हम पढ़ते हैं फाइनेंस टेस्ट, इसको करने से फायदा क्या है। हम जानते हैं कि सर फाइनर सीमेंट है द क्विकर एक्शन विद द वाटर एंड अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ। हमने बताया था कि जितना सीमेंट जो है फाइन होगा उतना ही वो अर्ली गेन करेगा स्ट्रेंथ को। वेरी गुड। और ये बात आपको जाननी जरूरी है कि वो 3 टेस्ट थे जिसकी बदौलत आप फाइनेंस को निकाल पाते थे, लेकिन आपको बता दें, यहां पर आपको बता दें कि 2 टेस्ट ऐसे हैं
जिसमें खासकर एक टेस्ट आपका ऐसा है जिसमें आप जो है यूज करते हैं जैसे कि सी मेथड है, इसमें आप डायमीटर के हिसाब से यूज करते हैं। और जब हम यहां पर बात करते हैं वैगनर और एयर परमिट, इसमें सरफेस एरिया के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले आपको सरफेस एरिया को बहुत अच्छे से समझना है। फाइनेंस टेस्ट पर बात की थी कि भाई इस तरह से फाइनेंस हमारे लिए जरूरी है, और ये 3 तरह के टेस्ट हम करेंगे, सी मेथड, वैगनर और टर्बिडिटी मेथड, वैगनर टर्बिडिटी और एयर परमेबिलिटी टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले सीब मेथड था, इसकी बहुत सारी जानकारी सीब मेथड की मैं आपको पिछली क्लास में देख चुका हूँ। सीब मेथड की बहुत सारी जानकारी आपको पिछली क्लास में दे चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो उसको देखो जरा ध्यान से। क्या क्या था सीब मेथड की जानकारी? सीब मेथड की जानकारी में सबसे पहले तो ये था कि आप 100 ग्राम सीमेंट लेते थे और उसमें 90 माइक्रोन के सीप से 15 मिनट तक आप सीप करते थे। 15 मिनट तक, ये आपका इंपॉर्टेंट था। उसमें जो रेजिड्यू बचता था आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, एक अच्छे सीमेंट के लिए, एक अच्छे पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, है ना। सब बातें मैं कर चुका हूँ। जैसे कि आपका सीमेंट ये हो गया, यहाँ पर वेइंग मशीन हो गया, इससे वेट करोगे, ये वेइंग मशीन हो गया, ये सीप हो गया आपका, यहाँ पर आपका सीप का साइज हो गया 90 माइक्रोन। और सीप का साइज जो होता है और शेप अलग हो, देखिएगा दोनों का अलग अलग चीजें हैं। सीप का नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नंबर जो है 9 है। सीब नंबर पूछा जाए तो वो 9 नंबर होता है, लेकिन अगर साइज पूछा जाए 90 माइक्रोन की सीब होती है। मैं आपको बता चुका हूँ 1 mm का 1000वां हिस्सा जो है माइक्रोन कहलाता है। 1 mm इज इक्वल टू 1000 ऑफ माइक्रोन, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सीब शेकिंग मशीन है वो। चलेगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉरी नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड सीब मेथड का दूसरा सॉरी फाइनेंस निकालने का जो दूसरा तरीका है वो है आपका वैगनर टर्बिडिटी। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे। वैगनर टर्बिडिटी मेथड, वैगनर टर्बिडिटी को समझते हैं, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा एयर परमिबिलिटी। पहले वैगनर वाला समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, वैगनर टर्बिडिटी मेथड में, वैगनर टर्बिडिटी मीटर मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको विशेष जानकारी लेना है स्पेसिफिक सरफेस एरिया का या सरफेस एरिया का। हम बात करेंगे स्पेसिफिक, ध्यान से सुनते रहेगा, स्पेसिफिक सरफेस सरफेस एरिया। इसकी जानकारी अगर आपको है तो आप आगे इस टेस्ट में बढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट सॉइल मैकेनिक्स में भी काम आता है, उसके बारे में समझाऊंगा। हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस। इस चीज को मैं आपको कोरिलेट कराऊंगा सॉइल मैकेनिक्स के टॉपिक से। और आप सब लोग जानते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते थे, आप लोग सब लोग जानते थे कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते थे क्या, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते थे, आपको याद होगा, अलग अलग टाइप के सॉइल, अलग अलग टाइप के सॉइल, जैसे कि क्ले हो गया। मैं एग्जांपल के लिए आपको कहता हूं कि जैसे कि आपका ग्रेवल है, यहाँ पर सैंड है, बजरी है, यहाँ पर आपका सिल्ट है और यहाँ पर क्ले है। अगर मैं आपसे ऑर्डर के बेस पर अगर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाऊं, इसको मैं जी से नाम दे देता हूँ, ग्रेवल को एक्चुअली जी होता है, सैंड को एस से कहते हैं, सिल्ट को एम से डिनोट करते हैं और क्ले को सी से डिनोट करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए इन बेस्ड ऑन दियर साइज, तो आप साफ साफ तौर पे जानते हैं कि ग्रेवल का साइज बड़ा होता है सैंड से, और सैंड का साइज बड़ा होता है सिल्ट से, और सिल्ट का साइज बड़ा होता है क्ले से। ये बात आपको जानकारी है। अब इस पर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा। वैसे तो आपका जो सॉइल है सबसे बड़ा होता है बोल्डर, फिर तुम्हारा होता है कोबल्स, फिर आपका कोर्स ग्रेन सॉइल आती है, ग्रेवल, सैंड, ये सारी चीजें। कोर्स ग्रेवल में भी अलग अलग आती हैं, फाइन ग्रेन आपका सॉरी फिर फाइन ग्रेन सॉइल आती है, उसमें आपका पहले आपका आता है मीडियम, फिर आपका फाइन, है ना, इस तरह से। उसके बाद क्ले आता है सबसे नीचे 2 माइक्रोन से नीचे। खैर उस पर नहीं जाऊंगा, मेरा कुछ मोटिव अलग है आपको यहाँ पे बताने का। डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर, ये तुम्हारे पास ये बात हुई आपके साइज के बेस पर, साइज सबसे बड़ा होगा, साइज के बेस पर ये सबसे बड़ा हुआ, ये हुआ तुम्हारा बेस्ड ऑन द साइज। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, और साइज आप लिख सकते हैं। यही चीज मैं आपको कहता हूं, अगर आप बोलते हो कि यही चीज मैं आपसे बोलता हूं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सरफेस एरिया,
आप बताओ क्या कैसे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है, साफ साफ तौर पे जुड़ा हुआ है एग्जाम से भी और आपके इंटरव्यू से भी। आपसे बोलेगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर, आपको एग्जांपल दे देगा ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनको स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में बेस्ड पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे ज्यादा फिर धीरे 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 कम करते हुए। तो आप ये जानते हैं कि सबसे बड़ा जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो होगा क्ले का, उसके बाद होगा सिल्ट का, और उसके बाद होगा सैंड का, और उसके बाद होगा ग्रेवल का। क्या आप जान रहे हैं कि जस्ट अपोजिट हो चुका है क्या? बताओ, क्या आप जान रहे हैं कि जस्ट अपोजिट हो गया? क्ले का सबसे ज्यादा है, फिर सिल्ट का है, फिर सैंड का है और फिर ग्रेवल का है। जान पा रहे हो बात को? क्लियर है? बातें क्लियर हैं? बिल्कुल सर, बातें क्लियर हैं। तो फाइनली ये हो गई है बात आपकी कंप्लीटली, फाइनली ये बात हो गई आपकी ये है जी, कहानी ये है। ठीक है, तो ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड, सैंड इज ग्रेटर देन सिल्ट एंड सिल्ट इज ग्रेटर देन क्ले। ये आपका बेस्ड ऑन द साइज था, लेकिन स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस में। अब मैं इसको बहुत ही जनरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा हमेशा से हर एक क्लास में मोटिव ये रहता है कि आपको बेसिकली, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना, और इंटरव्यू में आपके सबसे ज्यादा जो चेक की जाती है, वो सबसे ज्यादा जो है आपको फोकस किया जाता है आपके बेसिक पर होगा, प्रैक्टिकल चीज पर होगा। अब मुझे एक चीज बताना है आपको, जैसे मैं डियर स्टूडेंट अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्डर है, एक बड़ा सा बोर्डर ही है, इसी सरफेस में आपने ये रखा है, सरफेस में आपने ये रखा है, ये सरफेस है, कोई हमारा सरफेस है, इस सरफेस में आपने बड़ा बोर्डर रखा है सिंपल एग्जांपल के लिए, और इसी सरफेस में आपने ये रख दिया, ठीक है, ये भी सरफेस है, ये बोर्डर है, इसको दो टुकड़े भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने किया क्या है, इस चीज को समझना, मैंने क्या किया है कि पहला आपने क्या, पहले कंडीशन को समझो कि ये तुम्हारा बड़ा बोर्डर है, मतलब कि बड़ा साइज का है, और दूसरा आपने इसी को तोड़ तोड़ के, इसको तोड़ तोड़ के आपने क्या किया, तो आपने कुछ ऐसा बना दिया, तो ऐसा बना दिया, खूब सारा तोड़ तोड़ के ऐसे बना दिया, ऐसा बना दी, वही बना दी। ये बताओ कौन ज्यादा एरिया को घेर रहा है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन कितना एरिया कवर कर रहा, सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। समझ रहे बात को? सब क्लियर है? कितना कौन ज्यादा घेर रहा है सरफेस को? ऑब्वियसली यार, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मीनिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइन नहीं है, कौन सबसे ज्यादा घेर या एरिया को घेर रहा है। तो ये आपने देखा कि जितना बड़ा मोटा सॉइल होगा वो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका कम है, और इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है। ये बात आपको लग गया है क्लियरली? आपने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया, तो उसके बाद आपने देखा कि ये ज्यादा एरिया को घेर रहा है, यही तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज्यादा जो बारीक है, सबसे पहले बड़ा होगा ग्रेवल, ये देखो सबसे बड़ा होगा पहले ग्रेवल, तो उसका कम होगा, कम एरिया घेरेगा, उसके बाद सैंड, वो और थोड़ा सा घेरेगा, फिर सिल्ट, और सबसे ज्यादा जो है सबसे बारीक सॉइल जितनी होगी, जितनी ज्यादा जो बारीक सॉइल होगी उतना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उसका होगा। अब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं आता हूं वापस अपने कॉन्सेप्ट पर और अपनी क्लास पर, ये तुम्हारा बेसिक था। मैं आपसे कहता हूं कि सॉइल का, अब सॉरी, अब सॉइल पे आपने ये समझ लिया, सॉइल के बेस पर मैं आपको कहता हूं सीमेंट के केस में, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं कहता हूं सीमेंट के केस में, मैं आता हूं वापस कि हमारा टॉपिक था सीमेंट, सीमेंट था, ठीक है ना। ये स्टूडेंट ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना सर बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं, मैं बार बार एक बात को हमको कहूंगा, क्योंकि हमारा कोई थ्योरी क्लास नहीं चल रहा, मैं आपको इंटरव्यू पैनल के हिसाब से पढ़वा रहा हूं। बिल्कुल आपको इस तरह से दिमाग में नहीं रखना है कि सर आप जो है इतना स्लो पढ़ाएंगे तो फिर भले मैं आपको आगे कोशिश करूंगा कि 2-3 घंटे 3-4 घंटे और देने की कोशिश करूं, लेकिन अभी जो चल रहा है मैं आपको उस लेवल से करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिकली जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक से बेसिक चीज है, क्योंकि अभी समय है, आपको इंटरव्यू के लिए समय है पूरा, तो समय का सदुपयोग करेंगे पूरे तरीके से, है ना। तो हर एक क्लास में मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितनी की जरूरत है उससे भी 10 गुना ज्यादा आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बात के लिए, जैसे कि इंटरव्यू, अभी हम सीमेंट के टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उन टेस्टिंग के अंदर भी जो जो चीजें जरूरत है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी भी हैं,
तो हम टेस्टिंग जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत उससे चारों तरफा जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनको भी साथ साथ जो मेरे दिमाग में जो चीजें हैं, जो चीजें मुझे पता है, वो सब चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल घबराए ना आप, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बिल्कुल निछावर होकर छोड़ दीजिए। 2 दिन क्लास वो थी, डिले थी, तब मैं आपको माफी चाहूंगा, आपके कुछ कारण, मेरी कुछ कारण की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। अब कंटिन्यू रहिए। तो सीमेंट है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। सीमेंट के अंदर मैं आपसे कहता हूं कि फाइननेस अगर ज्यादा है, फाइननेस अगर ज्यादा है, सीमेंट की फाइननेस बहुत ज्यादा है, तो मुझे बता सकते हो कि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या? सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा क्या? ऑब्वियसली जितना जो है फाइन ज्यादा होगा उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। तो हम क्या चाहेंगे, हमारे पास दिमाग में होना क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फाइननेस ज्यादा हो और स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी ज्यादा हो। एक्चुअली में जो हमारा ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी की अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है एक्चुअली में 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। मतलब कि 1 ग्राम के सॉइल में लगभग लगभग 22-50 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हो स्पेसिफिक सरफेस एरिया। मतलब कि 1 ग्राम के सीमेंट में, अभी बताऊंगा आपको, टेंशन न रहे, इसमें लगभग लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का स्पेसिफिक सरफेस, ये है यूनिट, ये है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 225 मीटर स्क्वायर पर ग्राम भी लिख सकते हैं, 225 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। खैर इसकी यूनिट मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टेस्टिंग है कैसे परफॉर्म होगा। वैगनर टर्बिडिटी मीटर, देखिएगा इसको समझना बहुत आसानी से, ठीक है ना। वैगनर टर्बिडिटी मैटर मेथड, वैगनर टर्बिडिटी मेथड। ये स्टूडेंट यहाँ पर 2 शब्द हैं। वैगनर से हमें कोई मतलब नहीं है, वैगनर तो इनका नाम था, जो आपके रिसर्चर थे जिन्होंने टेस्ट दिया इन्होंने, साइंटिस्ट, वो वैगनर उनका नाम था। हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है यहाँ पर एक शब्द जो है बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, और वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। आपने इन्वायरमेंटल के अंदर, ऑब्वियसली मैं सारी चीजें आपको जोड़ूंगा, सभी चीजें जोड़ूंगा क्योंकि जरूरत है यहाँ पर। आपने सुना होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग शुरुआत में क्वालिटी पैरामीटर पढ़ते हो। वाटर को जब आप ट्रीटमेंट करते हो, सोर्स से, जो रिवर से पानी आ रहा है उसको ट्रीट करते हो, तभी तो जाके जो है सप्लाई दोगे शहर में, वाटर डिमांड पूरी करोगे, फुलफिल करोगे। तो पहले वाटर की क्वालिटी पैरामीटर चेक करते हैं, और उसमें से सबसे पहला आप फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर चेक करते हैं। फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर में सबसे पहले ही शुरुआत की जाती है टर्बिडिटी ऑफ वाटर। उसके बाद आप चेक करते हैं उसका टेस्ट, ऑर्डर, उसके बाद उसका गंध कितना आ रहा है, ऑर्डर, उसके बाद उसका टेम्परेचर भी देखा जाता है, उसका कलर भी देखा जाता है। ये सब बातें तमाम आपकी फिजिकल में आती हैं। उसके बाद आपका फिर उसमें केमिकल में आते हैं, हार्डनेस, एल्कनिटी, पीएच, ये सब बातें देखते हैं। उसके बाद आपकी बायोलॉजिकल भी आता है ना, वो बात की बात है, उसको एनवायरमेंट में आप जानेंगे। लेकिन यहाँ पर टर्बिडिटी शब्द का मीनिंग आपने वहां पर जरूर सुना होगा, यहाँ पर ना सुना हो। टर्बिडिटी शब्द का मतलब है कि कोई पानी है, मैं कहता हूं कि एक कहता हूं कि हाईली टर्बिड वाटर, है ना, मैं कहता हूं एक हाईली टर्बिड वाटर, और एक मैं कहता हूं कि लो टर्बिड वाटर। आप लद्दाख में चले जाओ, लद्दाख के पानी में चले जाओ, लद्दाख के नदियों में चले जाओ, बिल्कुल साफ नदी है, ऊपर से अगर आप किश्ती में बैठे, नाव में बैठे, तो आपको नीचे पत्थर तक दिख जाएंगे, बिल्कुल टर्बिडिटी जीरो, बिल्कुल टर्बिड, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर। और टर्बिडिटी जब आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, जैसा आपने देखा हो कि बाढ़, फ्लडेड एरिया पर, मान लेते हैं कि कोई फ्लड आ चुका है कहीं पर, फ्लडेड जोन है किसी रिवर में, उस नदी को देखना आप, बिल्कुल लाल लाल मिट्टी मिट्टी की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं हाईली टर्बिड वाटर। टर्बिडिटी को आप जो पहचानते हैं, वो पढ़ाते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करने का तरीका क्या, वो बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टर्बिडिटी को मेजर करने का जो मतलब डिफाइन करने का जो तरीका है, वो आप कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई अगर आपसे पूछे कि टर्बिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप ऐसे नहीं कहोगे गुरुजी ने कहा था कि भाई लद्दाख की नदी जो है साफ है, और जो फ्लड एरिया है, मान लें यहाँ तुम्हारा केदारनाथ में बाढ़ आई, उस समय जो नदी थी वो तुम्हारी टर्बिड वाटर, ऐसे नहीं समझाओ। टर्बिडिटी का मीनिंग जो है आपको कैसे समझाना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर हम टर्बिडिटी का मीनिंग जो समझाएंगे आपको, वो कहेंगे लाइट स्कैटरिंग से। अगर लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ज्यादा टर्बिट है। मतलब कैसे, प्यारे विद्यार्थियों, ये है सपोज दैट एक कंटेनर है, एग्जांपल के लिए समझना, ये बहुत ज्यादा हाईली टर्बिट है, इसका मतलब पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ये देखो
बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर हाईली टर्बिड है, मान लेते हैं कि हाईली टर्बिड वाटर है, अब समझो कैसे समझाओगे, एक टेक्निकल स्टूडेंट की तरह, एक सिविल इंजीनियर की तरह आप कैसे एग्जामिनर को समझाओगे कि आपको बुलाएगा हाउ कैन यू डिफाइन द हाईली टर्बिड वाटर। अब देखो कि तुम्हारे पास सपोज दैट हाईली टर्बिड वाटर है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हाईली टर्बिड वाटर है, हाईली टर्बिड वाटर को कैसे डिफाइन करोगे, देखिएगा समझेगा, क्योंकि यही चीज आपकी जुड़ी हुई है टेस्ट से। हाईली टर्बिड वाटर को पहले समझो ध्यान से, और वही चीज यहां टेस्ट में जुड़ी हुई है, इसलिए समझा रहा हूं। हमने कहा कि यहां पर ये जो है बहुत ज्यादा टर्बिड वाटर है, इसका मतलब ये पार्टिकल, क्योंकि भैया नदी में बहुत सारे, पानी में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल जो बह के आए होंगे, ये तुम्हारे यहाँ पर क्या है, ये सस्पेंडेड है, ये सस्पेंडेड है डियर स्टूडेंट। ये पार्टिकल सारे जितने भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी होंगे, ये सब सस्पेंडेड है, पानी में सस्पेंडेड है, ये आपके फ्लो कर रहे हैं, सस्पेंडेड है। आप एक लाइट का रे मार दो इसमें, एक लाइट का किरण यहां पर मार दो, फोकस कर दो लाइट का रे, अगर ये लाइट रेज, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये लाइट रेज, अगर यहां पर लाइट रेज इस पार्टिकल्स के टकरा के कुछ कुछ एंगल पर, अगर ये वापस जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा रेज स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग शब्द का मतलब ही वही है, इस शब्द को समझेगा डियर स्टूडेंट, मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब ये है कि लाइट रेज को अगर आप छोड़े इस पानी में, तो वो रेज जो है टकरा कर वापस जा रही है, वापस जा रही है, वापस जा रही है, वापस जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है। हाईली टर्बिड वाटर का मतलब है पार्टिकल्स ज्यादा है, लाइट की रेज आई, पार्टिकल्स में टकराई और स्कैटरिंग हो रही है। बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होने का मतलब है, स्कैटरिंग बढ़ने का मतलब है ये हाईली टर्बिड वाटर है, इन दोनों में संबंध है। होता क्या है कि पानी अगर शुद्ध है, पानी बिल्कुल क्लीन है, उस दौरान आपका स्कैटरिंग नहीं होगा, उस दौरान होगा एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब है कि अगर पानी में बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं है भी तो बहुत कम है भी तो बहुत कम है, तो लाइट का रेज जो है वो एब्जॉर्ब होगा, वो पानी में एब्जॉर्ब होगा, स्कैटर नहीं होगा। भाई स्कैटर किससे होगा? मान लेते हैं, देखोगा प्रैक्टिकली समझो, ये है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास पानी के पार्टिकल्स है, ये आएगा तो टकराएगा तभी तो ना जाएगा। अब जब पार्टिकल्स ही नहीं तो टकराएगा क्या? तो पानी में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर समझ गए बात को? तो एक स्कैटरिंग एक एब्जॉर्प्शन आपको समझना था, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इस टेस्ट से, इसलिए समझाया। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर करेगा, पैनल करेगा, टर्बिडिटी मीटर टू मेजर द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द 1 ग्राम ऑफ सीमेंट। इस टेस्ट के अंतराल, इस टेस्ट में हम जो फाइननेस को मेजर करते हैं 1 ग्राम सीमेंट के सरफेस एरिया के बेस पर करते हैं। क्या बोला? 1 ग्राम सीमेंट आप डालेंगे, अभी मैं बताऊंगा, एक टैंक में डालेंगे, और उस 1 ग्राम सीमेंट के अंदर कितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया मिला आपको, तो उस बेस पर करते हैं। क्योंकि अगर आपको उस 1 ग्राम सीमेंट के बेस पर जो आपको रीडिंग मिली, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपको 2250 मिले, 3000 मिले सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसकी यूनिट आप दो तरीके से बोल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम या मीटर स्क्वायर पर ग्राम। भले हम बात करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से, ये है इसका यूनिट का खेल। क्या बोला मैंने? मेजरमेंट जो करते हैं 1 ग्राम सीमेंट में आप जो है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो ये हो गया बात। उसके बाद जो डेवलप किया था ये मेथड, उसका नाम तो भाई जरूरी है, तो एल.ए. वैगनर इन्होंने किया था ये डेवलप। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम इसको समझाएंगे आपको, आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इसको समझाएंगे, तरीके से समझा देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट, कहानी को समझना। हम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग को समझना, प्रोसेसिंग को समझना, एक मोटे मोटे तौर पर दिमाग में बिठा दो, इसकी थ्योरी को दिमाग में बिठा दो जी। क्या है स्टूडेंट? यहां पर क्या है कि हमने एक कंटेनर लिया है, ग्लास टैंक लिया है, ये सारे शब्द मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। एक ग्लास टैंक लेंगे, देखिएगा सबसे पहले ग्लास टैंक है, इसमें 1 ग्राम सीमेंट को आप थ्रू करेंगे, मतलब कि डाल देंगे। यहां पर आपने सीमेंट को डाला जिस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, और हम पढ़ क्या रहे हैं? वैगनर टर्बिडिटी मेथड पढ़ रहे हैं। यहां पर लिख दो वैगनर टर्बिडिटी मेथड, वैगनर टर्बिडिटी टेस्ट। ओके, हम इसको पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो हम क्या करेंगे? कैरोसिन को डाल, सॉरी कैरोसिन है यहां पर। अब एक बात समझ नहीं आ रही, सर आपने पानी क्यों नहीं डाला इसमें, पानी क्यों नहीं लिया? ग्लास, सुनेगा ध्यान से, ग्लास टैंक है और इसमें कैरोसिन लेना है, पानी बिल्कुल नहीं लेना है। कैरोसिन क्यों लिया है डियर स्टूडेंट? कैरोसिन आपका सीमेंट के साथ एक इनर्ट मटेरियल की तरह काम करता है। मतलब कि अगर आप कैरोसिन में, कैरोसिन समझते हैं ना, मिट्टी का तेल, कैरोसिन में अगर आप सीमेंट डालेंगे, 1 ग्राम सीमेंट डालेंगे, तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमें कंप्लीटली जो है वो जो स्कैटरिंग प्रिंसिपल है उसको हम कर पाएंगे। लाइट रे जो स्कैटरिंग प्रिंसिपल है उसके बेस पर काम कर पाए। अगर हाँ कैरोसिन की जगह आप पानी लेते, वाटर लेते,
और वाटर में जो है मिलाते सीमेंट को टेस्ट ही परफॉर्म न कर पाते। क्यों? पूछो क्यों टेस्ट ही परफॉर्म नहीं कर पाते? पूछो क्यों? क्योंकि सीमेंट और वाटर जो है अपने आप में फिर हाइड्रेट हो जाते, आप जो है ना स्कैटरिंग वो तो खुद ही टर्बिड हो जाता, फिर खूब सारा पूरा एनर्जी इवॉल्व होता, कर ही नहीं पाते टेस्ट। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था, ऐसा फ्लूइड चाहिए था जो कि सीमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हमने कैरोसिन को लिया है, ग्लास टैंक में कैरोसिन डाला, उसके बाद हमने क्या किया, लाइट रेज पास की। अब ये लाइट रेज पास करेगा तो स्ट्राइक करेगा। अगर यहां पर बहुत सारे सीमेंट के पार्टिकल बड़े बड़े होंगे तो ये क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। भाई लाइट रेज जो है, मान लेते हैं कि लाइट रेज यहाँ आपकी पैरेलली लाइट रेज डाली खूब सारी, तो ये स्ट्राइक करेंगे तो वो सेंसिटिविटी जो दिखाएगा हमें फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में दिखेगी। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक करंट जनरेट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहानी को लाइट रेज पास करेंगे। इस सारे अरेंजमेंट को समझो क्या है, मोटे मोटे तौर पर इस सारे अरेंजमेंट को समझो क्या है। लाइट रेज पास करेंगे, अब ये स्ट्राइक करेगा लाइट, जब लाइट रेज स्ट्राइक करेंगे पार्टिकल्स में, सीमेंट पार्टिकल अगर मोटे होंगे तो वो सेंसिटिविटी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल जो उससे कनेक्ट होगा उसमें सेंसिटिविटी दिखाएगा कि कितना हो रहा है, कितना आपके जो है रेज जो है स्ट्राइक कर रही। उस स्ट्राइक का जो सेंसिटिविटी है उस प्लेट में देखिए कि फोटो इलेक्ट्रिकल सेल की जो प्लेट है, अब क्या करेंगे कि टर्बिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन है एट द गिवन स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द टेकिंग द रीडिंग ऑफ द करंट जनरेटेड बाय द सेल। यहां पर जो सेंसिटिविटी है, यहां पर ये जो सेंसिटिविटी है, ये सेंसिटिविटी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर करंट जनरेट जो करेगा सेल, उसके बेस पर हम चेक कर पाते हैं, उसके बेस पर चेक कर पाते हैं। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट ये कहानी पूरी जुड़ी भी है इंटरनली, बहुत बड़ा गेम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहानी ये है, जितना आप अब देखोगा कहानी को समझो, 1 ग्राम आपने सीमेंट डाला उसके बाद खत्म हो गई, वो सारा काम इंटरनली मशीन में चल रहा है। हमारे पास अगर यहां पर बड़ा होगा पार्टिकल्स, मोटा होगा तो सेंसिटिविटी प्लेट की बढ़ेगी, सेंसिटिविटी प्लेट की बढ़ेगी तो रीडिंग हमारी बढ़ते हुए आएगी। नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं ओपीसी में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हमारे पास जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया आता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो आता है ये आता है डियर स्टूडेंट 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। हाई एल्यूमिना सीमेंट एचएससी में भी 2250, पोर्टलैंड पोजोलेना सीमेंट पीपीसी 3000, ये थोड़ा सा और ज्यादा जो है। भाई रीडिंग बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, पीपीसी समझ रहे हैं, रीडिंग बढ़ने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का बढ़ने का मतलब क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया का बढ़ने का मतलब है कि फाइननेस बढ़ रही है, फाइननेस बढ़ रही है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि क्ले एग्जांपल याद करो, क्ले का ज्यादा था। एलएचसी का मतलब होता है लो हीट सीमेंट, एलएचसी का मतलब होता है लो हीट सीमेंट 3200, आरएससी का मतलब होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो 3250, और यहाँ पर सुपर सल्फेट सीमेंट 4000। तो ये आपको टेबल याद करनी भाई, हमेशा से याद करना है आपको। चलिएगा वापस आते हैं इसको, अगर आप समझ चुके हो। हमने कहा कि डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वैगनर टर्बिडिटी मेथड में हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर काम करते हैं। हमें कुछ नहीं सोचना है, बस हमारे पास 1 ग्राम सीमेंट को कैरोसिन के ग्लास टैंक में डालना है और उसके बाद स्ट्राइक जो करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्राइक होगा तो ज्यादा सेंसिटिविटी दिखेगी प्लेट में। अगर कम फाइन होगा, सुनो जरा ध्यान से, फाइननेस कम होगी, मोटा होगा, फाइननेस कम होगी तो वो आपका बड़ा होगा सॉइल, मतलब कि बड़े पार्टिकल्स होंगे तो उसकी सेंसिटिविटी भी कम होगी। बहुत ज्यादा फाइनर होगा, है ना, बहुत ज्यादा फाइनर होगा तो उसकी सेंसिटिविटी जो है डियर स्टूडेंट ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी टर्बिडिटी फिर लाइट का जो रेज है वो स्ट्राइक करेंगे ज्यादा। समझ रहे बात को? मान लेते हैं, देखो ना, तो समझो यहाँ पर ये है माना टैंक, अगर मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, ये दूर दूर रहेंगे, इन पर लाइट रेज जो है कम स्कैटरिंग करेंगे, कम स्ट्राइक, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल यहाँ पर लगा माना, कम आपका प्लेट पर जाएंगे स्ट्राइक करके वापस, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस कम होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर वो रीडिंग दे रहा है, 1 ग्राम के सीमेंट में स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर यूनिट वो दे रहा है। अब बात करते हैं, बहुत सारा बारीक सॉइल है, मतलब कि बारीक सीमेंट है, ऐसा 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 बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, ये देखो तो बारीक है डियर स्टूडेंट। तो इस दौरान आपका जो है फोटो जो आपकी रेज पड़ रही है तो ज्यादा स्ट्राइक करेगा, ज्यादा स्ट्राइक करेगा तो ज्यादा रेज स्कैटरिंग होगी, और अगेन आपका यहाँ पर रीडिंग जो है बहुत ज्यादा मिलेगी। तो जितना ज्यादा फाइन सीमेंट होगा उसकी रीडिंग उतनी बढ़ती जा रही है,
और रीडिंग बढ़ने का मतलब उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट टेस्ट जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास एयर परमेबिलिटी टेस्ट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट में भी सबसे मेजर बात यह है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट में सबसे मेजर बात यह है कि हमको सबसे पहले जो मेजर करना है, क्या करना है बताओ, सबसे पहले मेजर क्या करना है सर, करना है एयर परमेबिलिटी मेथड में सबसे पहले तो हमारा मेजरमेंट जो है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर ही होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर ही मेजरमेंट करेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पर मेजरमेंट किया जाएगा, इस दौरान भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है, पहली बात। इसको बात को समझे या नहीं समझे? क्लियर है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, वेरी गुड। उसके बाद ये स्टूडेंट, ये जो अपैरेटस था डेवलप जो किया था एयर परमेबिलिटी टेस्ट, तो आप ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, आप ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट से आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर हम फाइननेस को मेजरमेंट करते हैं, फाइननेस ऑफ सीमेंट को मेजरमेंट करते हैं। और किस रूप में करते हैं, उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में कहते हैं। और आप ये भी कहेंगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो मेजरमेंट करते हैं सर, या तो आप मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम करो, वैसे जनरली आप यही यूनिट कहते हैं, या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम कहो, मतलब कि यूनिट जनरली आप इसी में यूज करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। 1 ग्राम सीमेंट लेते हो, ऑब्वियसली इसको चेंज जरूर कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो तरीका है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में भी कर सकते हो, बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में करते हैं। और इन नाम था इनका ली, 2 लोग थे ये, ली एंड नर्स, 2 लोग थे, ली एंड नर्स, इन दोनों का ही मेथड तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोसेसिंग को समझना, प्रोसेसिंग को समझना डियर स्टूडेंट। अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट हैव द स्पेसिफिक सरफेस एरिया लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। शुड नॉट बी लेस देन का मतलब है कि 2250, तो वैसे भी मैंने कहा है कि ओपीसी जो जनरल सीमेंट होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। अगर इससे कम होता है इसका मतलब क्या है, मैंने क्या समझाया आपको, 2250 से भी कम होता है, इसका मतलब उसकी फाइननेस बहुत ज्यादा कम है, वो मोटा है सीमेंट। और जितना ज्यादा मोटा सीमेंट होगा उतना ज्यादा वो जो है अर्ली स्ट्रेंथ नहीं देगा, रैपिडली स्ट्रेंथ नहीं देगा, रैपिडली रिएक्शन नहीं देगा। ऐसा सीमेंट का भी क्या करना है, तो पहले कहा गया है कि एक अच्छे सीमेंट के लिए, एक अच्छे सीमेंट के लिए आपका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो 2250 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 2250 से कम हो रहा है का मतलब वो बहुत मोटा सीमेंट है, कि जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ रही थी ना, जैसे 3000 जा रहा था, 4000 जा रहा था, उतना वो ज्यादा फाइन सीमेंट होता है। बात को मैंने बता दिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है फाइननेस बढ़ना। याद करो ग्रेवल और क्ले, क्ले का स्पेसिफिक सरफेस ज्यादा था ना, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है। उसके बाद आपका अपैरेटस भी मैंने बोल दिया कि नर्स और ब्लेंस अपैरेटस इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, इस फिगर को ध्यान से समझना, इस फिगर को ध्यान से समझना। फिगर को जो है आपको हाँ दिख रहा है कंप्लीट, अब देखो, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। अब देखो इस फिगर को ध्यान से समझना, यहां से आपको एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो है आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा आज। एयर परमेबिलिटी, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, एयर परमेबिलिटी टेस्ट है डियर स्टूडेंट, और इससे हम मेजर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं सर हम फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की महीनता को, सीमेंट की फाइननेस को चेक कर रहे हैं। तो बस अब सुनते रहिएगा क्या होता है सिचुएशन। स्टूडेंट यहाँ पर भी कहानी वही है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के बेस पे, लेकिन इसका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट देखिएगा कैसे इसको करा जाता है। यहाँ पर होता क्या है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ पर तुम्हारे पास एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, ये तुम्हारे पास सीमेंट है भाई, ये जो तुम्हारे पास है ना यहाँ पर जो है ये सीमेंट है, ये क्या है, सीमेंट है डियर स्टूडेंट, साफ साफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भरा हुआ है वो सीमेंट भरा हुआ है ना, एक ड्राई एयर आप डाल रहे हैं, सीमेंट भरा गया है। उसके बाद परमेबिलिटी सेल भी आपको दिख रहा होगा इधर कहीं, ये तुम्हारे पास परमेबिलिटी सेल है। समझे बात को, नहीं समझे होंगे डियर स्टूडेंट? अब बात को ध्यान से समझ, सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम सीमेंट को, हमारे पास सीमेंट भर लेंगे, हमने सीमेंट को भर दिया है ना,
पूरा का पूरा सीमेंट को भर दिया, सीमेंट भर दिया। यहाँ से हम ड्राई एयर को पास करेंगे, ड्राई एयर को पास करेंगे। बहुत ही सिंपल है यार। अभी आप बोलोगे सर इतना सिंपल मेथड था ये, आप खुद बोलोगे अभी, बहुत ही मजेदार वो है ये। एयर परमेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं आप, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट भी इसको कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान तो यही है। अभी आप देखें सी मेथड से भी आसान है। कैसे? हमने क्या कहा कि यहाँ पर आपका इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा कि यहाँ पर आप सीमेंट जिस पर आप टेस्ट करना चाहते हैं फाइननेस, उस पर आपने सीमेंट को डाल दिया, यहाँ से एयर, ड्राई एयर, सूखी एयर, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई एयर विदाउट मॉइस्चर, क्योंकि अगर मॉइस्चर के साथ होगा तो फिर सीमेंट में नमी आ जाएगा नीचे, वो दिक्कत हो जाएगा, वो टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ से हमारा ड्राई एयर आता है, सूखा एयर, ठीक है ना, ड्राई हवा मतलब कि सूखी हवा। अब देखोगा यहाँ पर हम दो चीजें जानते हैं डियर स्टूडेंट, दो चीजें जानते हैं। एक चीज कि अगर एक चीज आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, परमेबिलिटी शब्द हमारे पास बहुत जरूरी यहाँ पर पढ़ना होगा। परमिएबिलिटी, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी दूंगा, परमेबिलिटी और पोरोसिटी। सब लोग जानते हो क्योंकि परमेबिलिटी और पोरोसिटी का कॉन्सेप्ट के बिना ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ये टेस्ट बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा, समझते जाइएगा। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से समझना, देखो देखिएगा ध्यान से, ये सब आपकी हो। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक शब्द आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, एक होता है परमेबिलिटी और एक होता है पोरोसिटी। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और उस बात को समझना। अब मैं सॉइल में नहीं जाऊंगा, अगर मैं सॉइल में जाऊंगा तो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है, सर हमने पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। परमेबिलिटी सर सॉइल में अलग अलग होती है, वो बातें हम वॉइड रेशियो अलग होता है, वो छठो, उस पर नहीं जाएंगे, हमारा कहना कुछ और है। सिंपल सा शब्द में हम कहेंगे कि सर परमेबिलिटी, जब मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स के बेस पर कहूं, अगर मैं सॉइल की बात करूं इन केस ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, भले यहाँ पर टेस्ट हम जब पढ़ेंगे तो टेस्ट में कुछ और कहानी है, टेस्ट में और कहानी है। परमेबिलिटी की अगर हम बात करें, परमेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो परमेबिलिटी का मीनिंग है डियर स्टूडेंट, कितना पानी परमिट कर रहा है। वहां पर मैं आपको बोल रहा था कितना पानी परमिट करता है, कितना पानी परमिट अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है, परमिट करता, परमिट करता। और जब हम पोरोसिटी की बात करते हैं तो कितना पानी, इस सॉइल की बात कर रहा हूं मैं, कितना पानी होल्ड करके रख रहा है, होल्ड करता है, होल्ड करता है, बस ऐसा समझना है। मतलब कि कितना पानी परमिट का मतलब है, मैं दो तरह का सॉइल देता हूं, आपको ध्यान से समझना है। एक सॉइल ये है, एक सॉइल का लेयर ऐसा है, ये जो सॉइल आपका सैंडी सॉइल है, समझो जरा चीजों, एक सॉइल है ऐसा, एक सॉइल है ऐसा, ये तुम्हारी कौन सी सॉइल है, ये सैंडी सॉइल है भाई, क्या है, सैंडी सॉइल है। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया सैंड, और यहां पर मैं कह देता हूं क्ले, बिल्कुल महीन सॉइल 2 माइक्रोन के नीचे। यहाँ पर जो है क्ले का एग्जांपल दे रहा हूँ एक साइड, और एक दे रहा हूँ सैंड का एग्जांपल, दोनों को देखिएगा। क्ले में आपका पार्टिकल्स बहुत पतले होते हैं, ऐसे 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 बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पतले, ऐसे बहुत ही कोहेशन इनमें बहुत ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे कोहेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत इंटरलॉकिंग होता है बॉन्डिंग, मतलब कि बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि पानी का एक्शन किया, इसमें भी डाला पानी, सेम इंटेंसिटी का, इसमें भी पानी डाला, मान लेते हैं कि एक टंकी गिरा दी कुछ वॉल्यूम की क्वांटिटी की, इसमें भी पानी, इसमें पानी क्या होगा, ज्यादा ड्रेनेज होगा, पानी जो है ज्यादा ड्रेन होगा, पानी ड्रेनेज ज्यादा, पानी ड्रेनेज क्या होगा, पानी ड्रेनेज कम। और इसी से आप परमेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे तुम्हारा यहाँ पर जो है इसका औचित्य है, और इसकी बात को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आगे। यहाँ पर पानी ज्यादा परमिट हुआ, पानी ज्यादा जो है क्योंकि इसके वॉइड्स बड़े हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है, ये देखिएगा ना, ये जो छेद है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जिसमें एयर भी ऑक्यूपाई हो सकता है, वाटर भी, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बड़े होने की वजह से पानी जल्दी से परमिट करेगा, ड्रेनेज जल्दी से होगा, तो पानी ज्यादा परमिट, इस परमेबिलिटी ज्यादा, परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ज्यादा, जहां पानी ज्यादा परमिट हो रहा है उसी की परमेबिलिटी भाई, सिंपल शब्दों में ज्यादा, वेरी गुड। यहाँ पर पानी ड्रेनेज कम हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कोहेशन होने की वजह से, या आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड है, कोहेशन, जिसकी वजह से पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत कम होगा,
एयर ऑक्यूपाई होगी और ऑब्वियसली वाटर को परमिट नहीं करने देगा ज्यादा, तो आप कहेंगे कि पानी ड्रेनेज कम होगा। तो इसी वजह से आपने कह दिया कि परमिएबिलिटी आपका जो होता है बहुत कम होता है। और इसी ऑर्डर में अगर मैं परमिएबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स में कहूं तो सबसे बड़ा परमिएबिलिटी ग्रेवल का, फिर सैंड का, फिर आपका सिल्ट का, सिल्ट मतलब ऐसा, और फिर क्ले का, ये रहेगा क्या, वेरी गुड। तो ये ऑर्डर कोई गड़बड़ नहीं है, ग्रेवल का सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी, फिर सैंड का, फिर सिल्ट का, फिर क्ले का। ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं पोरोसिटी का। पोरोसिटी का मतलब है वही चीज है, मैं यहां पर भी दोहरा देता हूं कि आपका सैंड है, लो जी ये आपका सैंड है, यहाँ पर सैंड है, चलो ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं क्ले का, यहाँ पर बात करते हैं क्ले का, बिल्कुल पतले पार्टिकल्स हैं, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन के साथ है, बिल्कुल ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर भी फिर से पानी डालो उसी के साथ, इंटेंसिटी के साथ, ये देखो। तो यहाँ पर सैंड में वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, इजिली परमिट कर रहा है, तो होल्ड क्या करेगा, होल्ड पानी को करेगा कम, होल्ड कम करेगा। यहाँ पर पानी को बहुत अच्छे से होल्डिंग करेगा, होल्ड करेगा ज्यादा। तो प्यारे विद्यार्थी, पोरोसिटी को जनरल लैंग्वेज में बहुत सरल भाषा में समझने का तरीका यही है कि ऐसा कोई सॉइल जिसमें पानी को ज्यादा वो होल्ड कर पा रहा है, पानी को क्या कर रहा है, अपने वॉइस में पकड़ पा रहा है, तो वही कहलाता है उसकी पोरोसिटी ज्यादा है। ये होल्ड कम कर रहा है तो इसकी पोरोसिटी क्या हो गई, आप कहेंगे कि सर पोरोसिटी कम। और ये बात आप सॉइल मैकेनिक्स में भी समझते हो, वेल आप कहते हैं होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, which soil have the holding capacity is less, then you can say that the soil has the lesser porosity. Then clay, in case of the clay, the holding capacity is more as compared to gravel, sand, silt. Clay has the holding capacity more, then finally you can say that the porosity of the clay is more. तो आप कहेंगे कि सर पोरोसिटी भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा पोरोसिटी क्ले, फिर आप कहेंगे कि फिर आपका सिल्ट, एम से डिनोट कर रहा हूं, फिर आप कहेंगे कि सर सैंड, और फिर कहेंगे आपका ग्रेवल। क्या आपको समझ आया? लेकिन हमने सॉइल की जब हम बात करते हैं, केस ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स जब हम बात करते हैं, तो ये तो हमें समझ आती है कि चलो ठीक है, हम पानी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। यही चीज हमारा टेस्ट में काम आता है, यही चीज हमारा यहाँ पर टेस्ट में काम आता है। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, यही चीज हमारा टेस्ट में काम आता है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम परमेबिलिटी तो चेक करेंगे, लेकिन एयर का परमेबिलिटी चेक करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, अगर सीमेंट में, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर सीमेंट में वॉइड्स ज्यादा हैं, बात को समझो कि सीमेंट में वॉइड्स ज्यादा होंगे, वॉइड्स छोटे होंगे, वॉइड्स अगर स्मॉल होंगे, तो आपकी एयर पास होगी, एयर परमिट जो होगी, मुझे बताओ एयर परमिट क्या होगी, कम होगी या ज्यादा? मैंने कहा कि वॉइड्स स्मॉल होंगे तो एयर परमिट भी कम होगी। इसका मतलब वॉइड्स स्मॉल का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा फाइन है, फाइन सीमेंट है, तो फाइन सीमेंट का मतलब है कि वॉइड्स स्मॉल होंगे, और वॉइड स्मॉल होंगे तो एयर भी परमिट कम करेगी। तो यही प्रिंसिपल यहां पर लग रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा जो महीन सॉइल होगी, बारीक सॉइल होगी, वो एयर को परमिट कम करेगी। यार ये देखो ना, मान लेते कि ये है, इससे तुम क्या कर रहे हैं, यहां से तुम्हारे पास पूरा ये पूरा का पूरा जो है ना अरेंजमेंट ऐसा है, कन्फाइनमेंट है, यहां से कोई एयर जो है बाहर नहीं निकल सकती। ये सीमेंट डाला, ऊपर से ड्राई एयर डाला, ऐसा तुम्हारा एक चैम्बर है कि एयर इधर उधर कहीं नहीं डिस्पर्स हो सकती है। तो आपका सीधे सीधे सीमेंट के वॉइड से जो है प्रेशर भी लगा रहे हैं आप, यहां से देखिएगा सीमेंट आपका क्या करेगा, सीमेंट तुम्हारा ये है, ड्राई एयर डाला तो सीमेंट एयर को पास, ड्राई एयर जो है सीमेंट को पास करते हुए ये तुम्हारा आएगा इधर आएगा। पहली बात तो आप समझ गए कि अगर सीमेंट जो है मोटा है, सीमेंट अगर मोटा है मतलब कि फाइननेस कम है, फाइन कम है मतलब कोर्स है, तो एयर ज्यादा होगी पास। अगर सीमेंट जो है ज्यादा फाइन है, बहुत बारीक है, तो एयर पास होगी कम। बात को समझ, यही मैंने लिखा है, बहुत छोटा वॉइड्स होंगे, सीमेंट के बीच में जो पार्टिकल छेद होते हैं बहुत छोटे होंगे, क्योंकि बहुत फाइन होगा सीमेंट, तो वॉइड्स होंगे स्मॉल, तो आपका परमिट भी जो एयर करेगा बहुत कम करेगा, और एयर परमिट करने का मतलब कि वो बहुत ज्यादा फाइन सीमेंट है। अब इस बात को देखोगे कैसे? अब सवाल तो ये पैदा हो ही चुका है कि सर ये चीज तो हम समझ गए कि एयर परमिबिलिटी मतलब कि एयर परमिट कम कर रहा है तो फाइन है सीमेंट, एयर परमिट ज्यादा कर रहा है तो फाइन
मतलब कि ज्यादा, मतलब एक तो हो गया फाइन कम, रिपीट कर देखो, मैं फिर से रिपीट कर, यहाँ पर देखो एक बार समझा दे रहा हूँ। अगर डिस्टेंस एयर जो है परमिट करती हुई आपको ज्यादा दिखती है, बहुत ज्यादा एयर परमिट हो रही है, इसका मतलब क्या है, फाइननेस क्या है मुझे बताओ। सीमेंट की फाइननेस से क्या समझोगे आप। अब एयर परमिबिलिटी कैसे चेक करोगे कि एयर परमिट कम हो रही है ज्यादा हो रही है, मैं बाद में बता रहा हूं। एयर परमिबिलिटी आपकी हो रही है, मान लेते हैं कि एयर परमिट बहुत ज्यादा हो रही है, काफी ज्यादा, ये ज्यादा का साइन है, तो फाइनेंस क्या कहोगे कि सर फाइनेंस जो है कम होती है, क्योंकि एयर परमिट का मतलब है कि मोटे मोटे वॉइड्स हैं, ऐसे वॉइड्स होंगे, सीमेंट आपका बहुत ही कोर्स है, फाइन नहीं है, भैया फाइनेंस कम हो गई, फाइनेंस कम हो गई। मैं कहूं कि एयर जो है बहुत ही मुश्किल से परमिट कर रही है, एयर परमिबिलिटी परमिट जो है बहुत कम है, इसका मतलब फाइनेंस बढ़ गई क्या, इसका मतलब फाइनेंस बढ़ चुका है क्या। इस बात को समझ गए, बस यही था लॉजिक, यही था, और यही बात आपको समझना भी था। यहां पर देखिएगा ध्यान से, हमने यही देखा कि यहां पर सीमेंट डाला, सीमेंट से गुजरते हुए दोनों के दोनों चैम्बर आपका कन्फाइंड है, एयर कहीं पास नहीं हो रहा है, यहां से आपका सीमेंट के वॉइड से पास होगा, अब पास होगा डिस्टेंस, यहां पर पास होगा, ये परमिबिलिटी सेल इसको कहते हैं, यहां से पास होगा आपका, होगा डिस्टेंस यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसके बाद यहां पर आपका आगे जो जुड़ा हुआ है मैनोमीटर जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट आपका यहां पर है, एक आपका यहां पर है, और एक पॉइंट तुम्हारा यहां पर है, यहां पर एक डिफरेंशियल मैनोमीटर है। आपको याद हो रहा होगा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे डिफरेंशियल मैनोमीटर अरेंजमेंट, इन्हीं दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस हम निकालते थे, और यहीं पर आपका ये जुड़ा हुआ है मैनोमीटर, और आप जानते हैं मैनोमीटर का मतलब होता है प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट हम कर रहे होंगे, यहां पर डिस्टेंस, यहां पर प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो है प्रेशर मेजरमेंट जैसे ही होगा, ये देखेगा फ्लो मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर खासकर प्रेशर मेजरमेंट जैसे करेंगे, हमने प्रेशर मेजरमेंट कर लिया, इस प्रेशर मेजरमेंट के ही तो तौर पे, इसी प्रेशर मेजरमेंट के ही बदौलत हम पता लगा पाएंगे क्या पेंट की फाइनेंस। अब मुझे बताओ, चलो ठीक है सर, हमें ये समझ आ गया है, ये बात समझ आ गई है, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये बात समझ आ गई है कि सर अगर एयर ज्यादा परमिट हो रही है, एयर परमिबिलिटी या एयर परमिट मान लेते हैं कि ज्यादा हो रहा है, तो सीमेंट क्या है, फाइनेंस क्या है, फाइनेंस क्या है, फाइनेंस कैसे पता लगा कि एयर परमिट ज्यादा हो रहा है तो फाइनेंस घट गई ना। फाइनेंस घटने का मतलब है कि कैसे पता लगा कि फाइनेंस घट रहा, एयर परमिट कम हुआ होगा, सुनिएगा दो चीजें साथ में जुड़ी हैं, एयर परमिट ज्यादा होगा तो आपके पास प्रेशर भी तो ज्यादा लगेगा, क्या प्रेशर डिफरेंस भी तो ज्यादा आएगा, बात को समझेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एयर ज्यादा होगी परमिट, यहां से एयर ज्यादा ज्यादा पास होगी, इसका मतलब बड़े वॉइड्स हैं, इसका मतलब आपको बड़े वॉइड्स मिल गए, तो आपको नीचे जब ज्यादा हवा आएगी तो ये प्रेशर डिफरेंस भी ज्यादा देगा, प्रेशर डिफरेंस भी ज्यादा देगा, रीडिंग बढ़ा देगा, और रीडिंग बढ़ाने का मतलब है कि आपका सीधे सीधे फाइनेंस की वैल्यू ये घटा देगा, बात से ध्यान रखना, फाइनेंस घटा देगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये क्या करेगा, घटा देगा, तो ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये घटाते हुए देगा। तो बस यही कहानी चलती है, इससे ज्यादा ना आपको सोचने की जरूरत है और ना आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, इतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, इतना भी ध्यान रखेंगे मोर देन इनफ। प्यारे विद्यार्थियों, यही यहाँ पर काम चलता है, आपको पूछा जाएगा कि जरा बताओ कि कैसे आप जो है एयर परमिबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते थे, क्योंकि ब्लेंस एयर परमिबिलिटी, तो आप कहेंगे कि सर वहां पर जो अरेंजमेंट लगा होता है, एक आपका ड्राई एयर का लगा होता है और उसके बाद एक कन्फाइनमेंट का कोई जोन होता है जिसमें कि सीमेंट डालेंगे, उस सीमेंट में से एयर ड्राई एयर पास होगी, और आगे जाके मैनोमीटर लगा होता है जिसकी वजह से हम प्रेशर मेजरमेंट कर पाते हैं। अब वो जो है ड्राई एयर, हवा जो है प्रेशर देगा, अब जितना हवा पास होगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और ज्यादा प्रेशर होता है तो हम ये इनडायरेक्टली समझ लेते हैं कि ज्यादा हवा पास की है और वॉइड्स में ज्यादा है, और वॉइड्स ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो सीमेंट जो है उसकी फाइननेस घट चुकी है, वो मोटा है, खत्म, खत्म। यही था डिओस्टेन एक्चुअली खेल आपके सीमेंट के फाइननेस का। तो आपको आपको तीन शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीजें याद रखो या ना रखो, इन तीन के तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, है ना, अच्छा, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, रैपिड
हार्डनिंग सीमेंट। अब यहाँ पर जब बात करते हैं, जब हमने यहाँ पर सीप मेथड से किया था, ये आपकी बात हो रही है सीप मेथड के बेस पर, और ये बात हो रही है आपके दो टेस्ट हमने किए, जो एक तो किया एयर परमेबिलिटी टेस्ट और एक जो दूसरा किया वैगनर टेस्ट, वैगनर टर्बिडिटी मेथड। उनमें दोनों में आप इसी के हिसाब से कर रहे हो, तो स्पेसिफिक सरफेस के हिसाब से मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में आप इसके यूनिट कर सकते हो चेंज। भाई इसको चेंज कर देना, 2250 आप लिख रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। आप जानते हैं कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर सेंटीमीटर, और 1 किलोग्राम में भी जो होता है आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है, उसके हिसाब से आप चेंज आराम से आपको पता लगता रहेगा कहाँ गया, ठीक है ना, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, 225 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट में कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। पीपीसी के लिए 5% का रेडियू होता था, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका भाई आरएससी के लिए 5 होता है, क्योंकि इनकी फाइनेंस ज्यादा होती है इन दोनों सीमेंट। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों में सबसे ज्यादा फाइनेंस जिसकी है, आपसे कभी कभी ऑर्डर भी पूछता है इनसे, तो सबसे ज्यादा फाइन जो सीमेंट होता है आरएचसी हो गया, उसके बाद आपका जो हो गया ये आपका पीपीसी हो गया, उसके बाद जो हो गया आपका ओपीसी हो गया। तो इन तीनों का ऑर्डर देखिएगा, आरएससी इज ग्रेटर देन पीपीसी इज ग्रेटर देन ओपीसी, इनका फाइनेंस ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी वैल्यू भी ये याद करनी है। आज की सभा हम करेंगे फाइनेंस टेस्ट पर खत्म। इस सारी के सारी जो जितनी भी चीजें हैं फाइनेंस ऑफ सीमेंट की, हमने आज आपको कंप्लीटली बता दी है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा सभी विद्यार्थियों को, डियर स्टूडेंट, हमने शुरुआत की है लैब टेस्ट से, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सॉरी फील्ड टेस्ट से सीमेंट की, इसको बहुत अच्छे से समझा है पिछली क्लासों में। उसके बाद शुरू की थी आपको लैब टेस्टिंग, जिसमें फाइनेंस टेस्ट आपने शुरुआत की, और फाइनेंस टेस्ट के 3 मेथड थे, तो आपको सभी मेथड आपको पता लग गया। सीप मेथड में आपने सीप मेथड सीप को यूज किया। वैगनर में आप क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, ग्लास का टैंक जिसमें कि लाइट का रेस को फैलाते हैं, और उसमें कैरोसिन के साथ आप 1 ग्राम सीमेंट लेंगे, फिर जाके स्कैटरिंग देखते हैं कि कितना रेज स्कैटर हो रहा है और वो कितना फोटो इलेक्ट्रिकल सेल पर जो है स्ट्राइकरर सेंसिटिविटी दे रहा है, तो वो रीडिंग उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। एयर परमिबिलिटी टेस्ट में आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है कि आप सीमेंट से पास करते हुए ड्राई एयर को पास कराते हैं, और उसके मदद से देख पाते हैं कि प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि एयर ज्यादा पास हो रहा है, ज्यादा एयर पास होगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि फाइननेस बहुत घट चुका है, मोटी है। अगर एयर प्रेशर कम मिल रहा है, प्रेशर कम मिल रहा है, इसका मतलब फाइन है, एयर पास कम हुआ। ये सब बातें जो है आपकी तीनों के तीनों टेस्ट से जुड़ी हुई थी। जितना भी विद्यार्थी नया जुड़ा हुआ है, जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या और भी तमाम अलग अलग जगह के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल का जितना भी विद्यार्थी है, आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, 2 बातें मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको चैनल की हर एक क्लास की प्रोग्रामिंग के साथ, हर प्लानिंग के साथ जुड़ना है, तो सबसे पहला कदम क्या है, यही है सर। आप बार बार कहते हैं सर यही तो है, जेई एंड एई चैनल को प्यार देना। ये मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप 2 सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं, ये आपको अपने लिए करना है। इस पर जितनी भी मेहनत हो रही है, ये आपके लिए हो रही है, उस मेहनत का साथ साथ सदुपयोग भी करें आप, आपके लिए तो हो रहा है। उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, जब आपको जो है फ्री टू फ्री बिल्कुल इतनी मेहनत से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए इतना लोग जो है पैसा पे करता है, इतना हजारों लाखों पैसे पे कर रहे हैं, उसके लिए मैं फ्री में यहाँ पर करवा रहा हूँ पूरी मेहनत के साथ। एक एक चीज का, एक एक स्टेप्स का, एक एक कॉन्सेप्ट का मैं ध्यान रखते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिल्कुल डेप्थ पर, हाईवे इंजीनियरिंग पूरे डेप्थ पर। बताओ, आप लेक्चर तो देखो यार, तभी तो पता लगेगा। जब लेक्चर देखो तभी तो। अब मेरी बातों को कई लोग जो है नए नए सुन रहे होगे, सर सच बात कर रहे हो क्या? ऐसे बस बड़बड़ा रहे हैं बस। बेटा जब लेक्चर देखोगे तब समझ आएगा तुम्हें, मेरी बात पे भरोसा ना करिए, बिल्कुल ना करें। जब तक लेक्चर नहीं देखते, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बिल्कुल भरोसा ना करें मेरी बात पर, जब तक आप लेक्चर नहीं देखते। हाँ, तुम लेक्चर देखोगे आप कंप्लीटली। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी 5 ही लेक्चर हुआ है, हाईवे इंजीनियरिंग का 20 लेक्चर हुआ है, ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा कंप्लीटली पोस्टमार्टम, बिल्कुल भी आपको एक भी स्टेप कहीं स्किप नहीं किया गया। ईमानदारी के साथ हमको पता है कि एक भी स्टेप स्किप किया गया तो आप एग्जाम में मार खा सकते, और हम नहीं चाहते। देखो, समझो, परखो चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर दूसरा स्टेप है कि कोई भी क्लास का प्रोग्रामिंग होता है तो टेलीग्राम ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई पर आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई पर आपको ज्वाइन करना है। तो चलिएगा बात करते हैं डियर स्टूडेंट,
अगली क्लास में आपके स्ट्रेंथ ऑफ मैटर की क्लास में मिलते हैं, जिसमें कि बिल्कुल बेसिक्स आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। ठीक है।